इसका सर्कुलर का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एसेट क्लासिफिकेशंस प्रोविजनिंग एंड इनकम रिकॉग्निशन डायरेक्शंस 2025। सो नाम ऐसा है तो ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ सीआरओ और ऑडिटर्स के लिए होगा, लेकिन एक्चुअली में ये हम सबको अफेक्ट करता है। और क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि बैंक कितना सेफ है, और इनडायरेक्टली हमारे जो डिपॉजिट्स की सेफ्टी भी इसी से डिपेंड करेगी। तो इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि बैड लोन्स का ट्रीटमेंट कैसे चेंज हो रहा है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस क्या होता है, और क्यों आरबीआई चाह रहा है कि बैंक्स आगे देखकर प्रोविजनिंग करे, बाद में नहीं। ठीक है, अगर आप बैंकर हो, आप रिस्क में काम करते हो, तो ये वीडियो आपके काम का है, तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एंड तक देखिए तो डेफिनेटली आपको वर्थ लगेगा। राइट, तो सबसे पहले ये ड्राफ्ट है क्या। अभी तक क्या है कि इंडिया के बैंक्स जो हैं वो आईरैक नॉर्म्स फॉलो करते थे। आईरैक नॉर्म्स मींस इनकम रिकॉग्निशन, आई फॉर इनकम, आर फॉर रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग। तो यही डिसाइड करता है कि लोन कब एनपीए बनेगा, कितना प्रोविजन आपको रखना है, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करना है, ये सारा चीज आईरैक नॉर्म्स के अंदर डिफाइंड। ठीक है, अब आरबीआई क्या बोल रहा है, आरबीआई बोलता है कि ये पुराना फ्रेमवर्क है, अब तक काफी इंपॉर्टेंट था, मतलब कॉर्नर स्टोर आप बोल सकते हो, कॉर्नर स्टोर ऑफ प्रूडेंशियल रेगुलेशन था। लेकिन दुनिया आगे बढ़ चुकी है, अब आईएफआरएस 9 आ गया है, ग्लोबल बैंक्स एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल यूज कर रहे हैं इनको निकालने का। तो अभी तक क्या था, बहुत हद तक प्रिस्क्रिप्टिव गाइडलाइंस थी। तो एक आपको परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज दे दिया जाता था प्रोविजन करने के लिए कि अगर लोन अकाउंट एक पर्टिकुलर कैटेगरी में है तो आप इतना परसेंटेज आपको प्रोविजनिंग मेंटेन करना है। बहुत ही सिंपल था, सिंपल परसेंटेज बेसिस पर अब आरबीआई चाहता है कि हम इस फ्रेमवर्क को अपडेट करें, तो अपना ताकि हम ग्लोबली मोर इंक्लाइंड इनलाइंड हो पाए, है ना। तो जैसे कि इसको सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आपके पास एक बटन वाला फोन है, कि ऐसे स्मार्टफोन पे आप शिफ्ट हो रहे हो, तो काम दोनों से हो जाता है, लेकिन फीचर, सेफ्टी, एक्सपीरियंस नया फोन में बेटर होता है ना। तो वैसे ही यहाँ नया फीचर है ईसीएल अप्रोच का, और इंटरेस्ट रिकॉग्निशन का एक नया तरीका है, इसको ईआईआर मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि ड्राफ्ट का नाम है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आरबीआई 2025 ड्राफ्ट ऑन लोन क्लासिफिकेशन एंड ईसीएल। सबसे पहले आपको ये गाइडलाइंस के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इसकी डेडलाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि इफेक्टिव हो रहा है 1 अप्रैल 2027 से। और किसको अप्लाई होगा, ये हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को, मतलब जो बड़े रेगुलर बैंक्स आप जानते हो उन सब पर ये ड्राफ्ट सर्कुलर्स अप्लाई होगा, है ना। और आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स अभी इसके स्कोप में नहीं है, उनके लिए अलग से गाइडलाइन आ सकती है। पर मतलब जो बड़े रेगुलर बैंक्स हैं आप जानते हो, फॉरेन बैंक्स इंक्लूडिंग, तो उन पे ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम समझेंगे कि आरबीआई के सर्कुलर को कि इसमें क्या स्पेशल है, क्या नया है। इससे पहले हम कुछ की टर्मिनोलॉजीज को समझ लें, जिससे आपको थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी सर्कुलर को अंडरस्टैंड करने में, आई थिंक। ओके, सो सबसे पहले समझेंगे एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। ईसीएल शब्द आपको बहुत मिलेगा इस सर्कुलर के अंदर। तो ईसीएल क्या है, बेसिकली ईसीएल क्या है, आप इसको एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बोलते हैं। ये बेसिकली एक फॉरवर्ड लुकिंग एस्टीमेट है ऑफ क्रेडिट लॉसेस ओवर द लाइफ ऑफ एन एसेट यूज्ड फॉर प्रोविजनिंग। क्या मतलब हुआ कि आपका जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज था और जो एक्चुअल कैश फ्लोज आपको मिलेगा, उस दोनों का डिफरेंस इज योर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। राइट, मतलब बैंक को एवरेज कितना लॉस एक्सपेक्ट है, अगर 100 लोगों को लोन दिया है तो कितना रियलिस्टिकली डिफॉल्ट करेंगे डिफरेंट सिनेरियोस में, दैट इज एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। ठीक है, पीडी क्या होता है, पीडी होता है डिफॉल्ट होने का चांस। जैसे 100 में से एक ने डिफॉल्ट किया तो पीडी आपकी 1% हो जाएगी। राइट, अभी आसान भाषा में समझते हैं। एलजीडी क्या है, एलजीडी होता है एक्सपेक्टेड परसेंटेज लॉस, मींस अगर डिफॉल्ट हो गया तो उसके बाद कितना लॉस होगा। अगर 100 का लोन है और 30 रिकवर हो जाएगा तो 70 का लॉस है, दिस मींस एलजीडी इज 70%। राइट, तो वो आपको अपने डाटा में देखना पड़ेगा कितना है, नहीं तो रेगुलेटरी डाटा यूज करेंगे, रेगुलेटरी जो प्रिस्क्राइब है। राइट, थर्ड है आपका एक्सपेक्टेड एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। एक्सपोजर एट डिफॉल्ट है ना, मतलब डिफॉल्ट के टाइम पर कितना आउटस्टैंडिंग खड़ा रहेगा, है ना, इंक्लूडिंग फ्यूचर ड्रॉडाउन एवरीथिंग। तो कितना आपका खड़ा रहेगा, दैट इज योर एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के टाइम पर। तो पीडी क्या हो गया, पीडी हो गया कि क्या चांस है कि अगले इतने टाइम में आपका बोरोवर डिफॉल्ट कर देगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज द पीडी बेसिकली। लॉस गिवन डिफॉल्ट क्या है कि डिफॉल्ट होने के बाद कितना लॉस होगा, और एक्सपोजर डिफॉल्ट के डिफॉल्ट के टाइम पर कितना मेरा एक्सपोजर खड़ा है, दैट इज माय एक्सपोजर डिफॉल्ट। राइट, सिग्निफिकेंट इंक्रीजिंग क्रेडिट रिस्क, हाँ ये एक नया टर्म है, इंट्रोड्यूस्ड है, जो कि बहुत सारे लोगों को नया लग सकता है। ये एसआईसीआर, इसको सीकर भी बोलते हैं शॉर्ट में। बेसिकली ये क्या है कि लोन का रिस्क कितना बढ़ गया है, वो उसको मापने का एक तरीका है कि लोन का रिस्क कितना बढ़ गया है ओरिजिनल के कंपैरिजन में, मतलब जब लोन ओरिजिनेट हुआ था और आज के टाइम पर, व्हाट इज द इंक्रीज इन द क्रेडिट रिस्क, एंड इफ द इंक्रीज इज सिग्निफिकेंट देन
इट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क। ओके, ये सिग्निफिकेंट किसको मानेंगे, इनसिग्निफिकेंट किसको मानेंगे, ये चर्चा हम आगे करेंगे, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए बता सकता हूँ इस टाइम पे कि सपोज रेटिंग डाउनग्रेड हो गई, या फिर ईएमआई डिले हो गया, एसएमए में लोन चला गया, या फिर उस सेक्टर में पूरा स्लम्प आ गया, है ना। ये सब क्या है, ये सब एसआईसीआर के इंडिकेटर हो सकते हैं, है ना। आरबीआई ने पूरी लिस्ट दी है सब लोग के अंदर, इंडिकेटिव लिस्ट है, उसको आप देख सकते हैं अलग से, ठीक है। और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता है वो इंटरनल रेट जिससे आप इंटरेस्ट इनकम को रिकॉग्नाइज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे एमोटाइज कॉस्ट, ठीक है। ये सारा चीज आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का यूज करके करेंगे। ईसीएल को डिस्काउंट भी आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से करेंगे, राइट। तो वो एक ऐसा रेट है जिससे आपका सारा चीज ईसीएल कंप्यूट होगा, ईसीएल डिस्काउंट, ठीक है। तो अभी बस इतना याद रखना है हमें कि आरबीआई 2027 से एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड सिस्टम ला रहा है जिसमें ये सारे टर्म्स मेन रोल प्ले करेंगे, राइट। अब इस सर्कुलर में आरबीआई ने सबसे पहले एनपीए रूल्स बताया है कि क्या चेंज हुआ, क्या सेम है ना। तो अब इस चैप्टर पे हम देखते हैं, तो की रूल्स तो वही है 90 डे थ्रेशोल्ड का, है ना। तो इसमें इसमें जो है, अगर गुड न्यूज़ की बात करें तो गुड न्यूज़ ये है कि आरबीआई ने एनपीए की बेसिक डेफिनेशन चेंज नहीं की है। 90 डेज ओवरड्यू रूल एज इट इज रहने वाला है, राइट। सो सिंपल बोलें तो टर्म लोन केस में क्या होता है, 90 दिन तक प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं दिया गया वो एनपीए हो जाएगा, है ना। सीसीओडी अकाउंट्स में आउट ऑफ ऑर्डर इफ लगातार लिमिट क्रॉस हो रही है या 90 दिन से इंटरेस्ट क्लियर नहीं हुआ है तो एनपीए हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड में मिनिमम ड्यू अगर 90 दिन तक अनपेड रह जाता है तो आपका एनपीए हो जाएगा। एग्रीकल्चर लोन्स में, है ना, क्रॉप सीजन से लिंक्ड होता है वो, तो वो भी कंटिन्यू रहेगा, वो सब चेंज नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि वन बोरोवर वन एनपीए रूल। अगर एक कस्टमर का एक अकाउंट एनपीए है तो उसी बोरोवर का बाकी लोन्स भी एनपीए ट्रीट होंगे, यह भी होता है, इसको कंटिन्यू रखता है। मतलब कस्टमर लेवल पे देखना है, सिर्फ अकाउंट लेवल पे नहीं देखना है, राइट। और अपग्रेडेशन का कंडीशन क्या है कि अपग्रेड आप बैक टू स्टैंडर्ड कैसे कर सकते हो, तो एनपीए को वापस स्टैंडर्ड तभी बना सकते हैं जब सारा ओवरड्यू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पूरे क्लियर हो जाए, राइट। सो अगर मल्टीपल एनपीए अकाउंट्स हैं तो सब को रेगुलर होना पड़ेगा तभी कोई भी अपग्रेड होगा, है ना। एक अकाउंट ऐसा नहीं कि एक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया दूसरे अकाउंट ओवरड्यू है, एनपीए में है तो यू कैन नॉट अपग्रेड बोथ द अकाउंट, स्टिल ऑल द ड्यूज इन ऑल द अकाउंट्स हैव बीन क्लियर्ड। हाफ पेमेंट हाफ क्लीन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट, पहले भी नहीं था। तो आरबीआई क्या बोल रहा है साथ में कि लोन रिस्ट्रक्चर करके एनपीए छुपाने की कोशिश नहीं चलेगी, अब रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स पर भी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होंगे, कैसे क्लासिफाई करना है वो भी क्लियर रहेगा, राइट। तो क्या टेक अवे है यहाँ से कि एनपीए का रूल्स सॉफ्ट नहीं हो रहे हैं, है ना। एनपीए एज इट इज है, 90 डे एनपीए का क्राइटेरिया, वन बोरोवर वन एनपीए रहेगा, फुल क्लियरेंस के बाद ही अपग्रेड होगा, और ये सब सेम रहते हैं। ईसीएल सिस्टम इसके साथ पैरेलल चलेगा, रिप्लेस नहीं करेगा इसको, राइट। ईसीएल एनपीए का रूल्स एज इट इज रहेगा, उसको कंटिन्यूटी रहेगी, और ईसीएल सिस्टम इसको रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है। अब आते हैं कि मेन कहाँ पर आपका मेन मसाला कहाँ पर है ना। तो इस पे क्या है कि इमेजिन करो ऐसे कि आप अपने दोस्त को पैसे उधार देते हो, राइट। तो पुराना सिस्टम क्या था, पुराना सिस्टम ये था कि आप टेंशन तभी लेते थे जब वो एक्चुअली डिफॉल्ट कर देता था, है ना। नया सिस्टम क्या आ गया कि डिफॉल्ट होने से पहले ही सोचो, वेदर फोरकास्ट देखो, रिस्क देखो, और पहले से कुछ पैसे साइड में रख लो कि वो डिफॉल्ट कर सकता है ना। तो पुराने सिस्टम्स को हम बोलते थे इनकर्ड लॉस, मतलब लीक दिखे तभी छत को ठीक करो, ठीक है। नया दुनिया किस चीज का है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का, मतलब पहले से ही वेदर को फोरकास्ट करो, स्टॉर्म आने का चांस लग रहा है तो पहले से ही छत को स्ट्रॉन्ग करो, समझ गए, ऐसे इसको समझना है। तो ये बेसिकली क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग है ना, बेसिकली इसमें फॉरवर्ड लुकिंग है। अब इसमें क्या है कि आपका इसमें आरबीआई ने आईएफआरएस 9 जैसा ही 3 स्टेज मॉडल अडॉप्ट किया है, ठीक है। 3 स्टेज मॉडल अडॉप्ट किया है, इसके अंदर क्या है 3 स्टेज मॉडल। 3 स्टेज मॉडल को ऐसे समझेंगे कि स्टेज 1 एक तरह से आपका ग्रीन जोन है, मतलब परफॉर्मिंग लोन है, मतलब लोन आपने ओरिजिनेट किया वो स्टेज 1 में जाएगा, ठीक है। उसमें कोई सिग्निफिकेंट रिस्क इंक्रीज नहीं दिख रहा है ना, लोन नॉर्मल चल रहा है, कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है, तो इस केस में बैंक को सिर्फ 12 मंथ ईसीएल रखना होगा, है ना। नेक्स्ट 12 महीने में जितना एक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है उतना प्रोविजनिंग आपको रखना है, ओनली फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स, राइट। स्टेज 2 क्या है, स्टेज 2 आपका येलो जोन आप इसको कह सकते हो, जो आपका एसआईसीआर लोन्स है जिसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है रिस्क में बट डिफॉल्ट नहीं हुआ है, अभी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है रिस्क में, ठीक है। तो लोन अभी डिफॉल्ट नहीं हुआ है, ईएमआई आ रही है, लेकिन रिस्क काफी बढ़ गया है ओरिजिनल के कंपैरिजन, रिस्क हमेशा रिलेटिव देखेंगे ना, तो आप ओरिजिनल के कंपैरिजन में आपका रिस्क बढ़ गया है, ये आप उसमें देख पा रहे हैं, है ना।
तो जैसे रेटिंग डाउनग्रेड हो गई आपका, या रेगुलर डिले हो गया, या सेक्टर की हालत ही खराब है, 30+ डीपीटी अकाउंट पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर बैंक को क्या करना है, यहाँ पे बैंक को लाइफ टाइम ईसीएल कैलकुलेट रखना होगा, है ना, मतलब पूरी रिमेनिंग लाइफ के लिए आपको एक्सपेक्टेड लॉस रखना पड़ेगा, ठीक है। स्टेज 3 क्या है फिर? स्टेज 3 हो गया डेंजर जोन, रेड जोन, मतलब यहाँ बेसिकली आपका एनपीए या क्रेडिट इम्पेयर्ड लोन आते हैं, है ना, जो एनपीए हो गए, क्रेडिट इम्पेयर्ड हो गए, वो सारे लोन है। यहाँ भी लाइफ टाइम ईसीएल और प्रोविजनिंग हाई होती है। एजिंग के साथ साथ इसमें नया चीज ऐड किया है आरबीआई के सर्कुलर में, कि इसमें एजिंग भी ऐड किया है कि कितने समय से स्टेज 3 है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोविजन इंक्रीज होता रहेगा, राइट। तो आप कहेंगे स्टेज 2 में भी लाइफ टाइम है, स्टेज 3 में भी लाइफ टाइम है, तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? तो स्टेज 2 में लाइफ टाइम है ईसीएल, पर वहाँ पे PD1 नहीं होगा क्योंकि आपका बोरोवर डिफॉल्ट नहीं किया है। क्रेडिट इम्पेयर्ड या एनपीए में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हैज टू बी 1, सो अल्टीमेटली आपका एलजीडी और ईएडी की मेन फैक्टर टोटल, ठीक है। तो इसलिए आपका एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बहुत ज्यादा आने वाला है स्टेज 3 का एज कंपेयर टू स्टेज 2, ठीक है। सो अगर इसको एक आम भाषा में, आम एनालॉजी में समझें, तो स्टेज 1 बेसिकली पेशेंट आपका फिट है, रूटीन चेकअप बस करना है। स्टेज 2 में क्या हो गया, उसको बीपी, शुगर, ये सारी चीज हो गया, डॉक्टर बोलता है ध्यान रखना, मेडिसिन शुरू कर दो, ये सारी चीजें होती। स्टेज 3 का पेशेंट भाई साहब वो आईसीयू में है, उसका फुल ट्रीटमेंट और क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए, ठीक है। क्लियर है आई थिंक। एसआईसीआर का मतलब क्या है? एसआईसीआर मतलब रिस्क इतना बढ़ गया है कि अब सिर्फ 1 साल नहीं, पूरी लाइफ के लिए आप प्रोविजन रखो, है ना। इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स कई हो सकते हैं इसमें। इंडिकेटर्स 30 पास ड्यू डेज आप ज्यादा हो गए, रेटिंग डाउनग्रेड हो गई, या बोरोवर का इंडस्ट्री में हैवी स्लो डाउन है ना, बोरोवर का इंटरनल रिस्क स्कोर खराब हो गया, आपने स्प्रेड बढ़ा दिया, मार्केट सिग्नल्स मिल रहे हैं आपको, ये सब एनेक्सर 1 में आरबीआई ने एग्जांपल्स दिए हैं। बेसिकली एक चेकलिस्ट ऑफ रेड फ्लैग्स है, वो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। सो ईसीएल जो है कैलकुलेट कैसे होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सो बेसिकली क्या है कि ईसीएल का जो आरबीआई ने तरीका बताया है, वो उन्होंने ये बोला है कि आप पीडी, एलजीडी और ईएडी तो कॉन्सेप्ट को यूज करके आप ईसीएल कैलकुलेट कीजिए, है ना। पीडी जैसे मैंने बताया डिफॉल्ट होने का चांस क्या है ना। एलजीडी क्या हो गया, डिफॉल्ट होने के कितना परसेंटेज लॉस होगा, और ईएडी क्या है, डिफॉल्ट के कितने टाइम, डिफॉल्ट के टाइम पर कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट खड़ा रहेगा, दैट इज माई एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखें, मान लीजिए आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट अगर 5% है और एलजीडी 50% है ना, और ईएडी सपोज अगर 11,000 है, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड लॉस आपका कितना होगा, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस पीडी इंटू एलजीडी इंटू ईएडी, है ना, यानी 5% इंटू 50% इंटू 11,000, दैट कम्स टू 275 रुपीज, यानी आप एवरेज 275 का एक्सपेक्टेड लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हो। और बैंक यही लॉजिक थाउजेंड्स ऑफ लोन्स पे अप्लाई करेगा, टोटल प्रोविजनिंग कैलकुलेट करेगा, है ना। पर इसमें ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट आपका लास्ट पॉइंट पे है कि आपको सिनेरियो वेटेड एवरेजेस लेना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि आपको मल्टीपल सिनेरियोस में, मतलब बेस लाइन होगी एक सिनेरियो जहाँ पे इकोनॉमी नॉर्मल चलेगी, है ना, एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो हो सकती है थोड़ा बेटर, है ना, एक पेसिमिस्टिक सिनेरियो हो सकती है मतलब स्ट्रेस सिनेरियो, मतलब रिसेशन शॉक वाला सिनेरियो। तो हर सिनेरियो में पीडी, एलजीडी, ईएडी अलग लगाएगा, है ना। तो हर सिनेरियो में पीडी, एलजीडी, ईएडी अलग लगाएगा, फिर हर सिनेरियो को एक प्रोबेबिलिटी वेट मिलेगा। जैसे बेस लाइन को हमने वेट दे दिया 70%, एडवर्स को दे दिया 20%, सीवियर को दे दिया 10%, है ना। और इन सब का वेटेड एवरेज बन करके आपका एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस आएगा। मतलब एक सिनेरियो में आपने पीडीएलजीडी किया, दूसरे सिनेरियो में आपने पीडीएलजीडी किया, तीसरे सिनेरियो में भी आपने पीडीएलजीडी किया, है ना। तो ये तीनों से आपको एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मिलेगा, फिर उसको रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का वेटेड एवरेज आ जाएगा। और इसलिए इसको कहते हैं फॉरवर्ड लुकिंग मॉडल, मतलब क्योंकि आप करंट प्लस फ्यूचर मैक्रो कंडीशंस भी काउंट कर रहे हो ना इसमें, सिर्फ पास्ट नहीं देख रहे हो उसमें, तो इसमें आप फ्यूचर मैक्रो कंडीशंस भी इंकॉर्पोरेट कर रहे हो, इसीलिए ये फॉरवर्ड लुकिंग टर्म इसमें आया है ना। अब होगा क्या कि हर बैंक अपना अपना मॉडल बनाएगा, हर बैंक अपना अपना सिनेरियोस बनाएगा। तो किसी बैंक का जो बहुत ही अच्छा कंजर्वेटिव चल रहा है उसका ईसीएल बहुत ज्यादा आएगा, जो थोड़ा लाइटली कर रहा है वो अपने मॉडल्स को कम कंजर्वेटिव करेगा, जिससे आप उसका प्रोविजनिंग कम होगा, है ना। तो ये सब वेरिएशन को हटाने के लिए जो है, मतलब कोई अंडर प्रोविजनिंग ना हो जाए या कंसिस्टेंट रहे लॉस कवरेज, इन सब को हटाने के लिए जो है आरबीआई एक फ्लोर लेकर के कॉन्सेप्ट लेकर के आया। ये आरबीआई का अपना इंटरनाइज्ड वर्जन है, कह सकते हो, है ना। हो सकता है ना कि अगर बैंक अपने मॉडल से बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नंबर्स निकाल दे, है ना, तो आरबीआई ने कहा कि यहाँ सेफ्टी नेट जरूरी है डालना, है ना। तो उसने क्या बोला कि मिनिमम जो पीडी आप लोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि पीडी आपका 0% होगा, है ना, किसी भी लोन का या किसी भी, तो बोला कि मिनिमम पीडी तो आपको 0.05% से कम नहीं मान सकते आप, है ना। मतलब जीरो रिस्क नाम की कोई चीज नहीं है, हर पोर्टफोलियो में थोड़ा रिस्क तो होता ही है ना। तो उसके लिए हम 0.05% प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आप कृपया करके इतना तो यूज करिए ही करिए, है ना। फिर उसने एक बात की एलजीडी की। एलजीडी में वो बोल रहा है कि 65% जो है आपका एलजीडी सिक्योर पोर्शन के लिए, मतलब 35% रिकवरी एज्यूम करिए और 65% आप उसका एलजीडी मानिए। अनसिक्योर्ड के लिए उसने एलजीडी 70% बोला है, ये मिनिमम फ्लोर है। अगर एलिजिबल हाई क्वालिटी कोलेटरल है तो कुछ केसेस में एलजीडी 45% भी अलाउड है, वो आप सब में पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा, है ना। पर ब्रॉड लेवल पे 65% और 70% उसने प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है।
आरबीआई ने फिर एक टेबल भी दिया जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसमें क्या है कि उसने बोला है कि नॉर्मल कॉर्पोरेट या सिक्योर रिटेल के लिए, है ना, उसमें क्या है कि स्टेज 1 के लिए आपको एटलीस्ट 0.4% आपको प्रोविजन रखना पड़ेगा, जो अभी इनकर्ड लॉस अप्रोच में भी 0.4% है ना। और स्टेज 2 के लिए अप टू 5% आपको फ्लोर मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। एमएसएमई लोन्स के लिए स्टेज 1 स्लाइटली लोअर है, उसके लिए 0.25% है। होम लोन्स के लिए स्टेज 2 थोड़ा लोअर है, उसके लिए 1.5% रखा है, क्योंकि इनका रिस्क कम होता है ना। लोन अगेंस्ट एफडी के लिए फुली सिक्योर्ड है, तो स्टेज 2 में भी उसके लिए 0.4% है। मतलब अलग अलग उसने ये सारी चीजें उसमें दी गई है ना। इसमें आरबीआई ने डाला क्या है बेसिकली, स्टेजिंग बेस्ड फ्लोर्स भी डाला है। पिछली स्लाइड पे ही रहते हैं अभी, स्टेजिंग बेस्ड फ्लोर्स भी डाला है। उसमें क्या है कि 1 साल तक का अगर स्टेज 3 है, स्टेज 3 में फ्लोर तो डाला ही है, उसमें ये बोल दिया कि 1 साल से कम का स्टेज 3 है तो 25% सिक्योर के लिए, 40% अनसिक्योर के लिए आपको मिनिमम रखना है। 1 से 2 साल के लिए 40%, 100%, 2 से 3 साल के लिए 55%, 3 से 4 साल के लिए 75%, और 4 साल से ऊपर 100%, मतलब पूरा लिख के रखना है ना सारा। रिटेल अनसिक्योर्ड के लिए 1 साल से ऊपर जो है वो एनपीए ऑलमोस्ट 100% आपको प्रोविजन रखना है। बाकी जो लोन बच गया, होम हो गया, होम लोन, लैब, गोल्ड लोन हो गया, थोड़ा स्लो ट्रैक है इसका, उसके लिए 10%, 20%, 40%, 70%, फिर 100% जैसा स्टेप्स दिया गया। यानी बेसिकली आरबीआई ये बोल रहा है कि मॉडल जितना भी स्मार्ट हो, लेकिन प्रोविजनिंग इससे कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो गुड चीज ये है कि बैंक्स अपने फ्लोटिंग प्रोविजंस काउंटर साइक्लिकल बफर को यूज कर सकते हैं ईसीएल ट्रांजेक्शन के इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना। तो इतना आपको प्रोविजन को रखना ही रखना, राइट। चलिए, अभी तक अगर सब कुछ क्लियर है तो आगे बढ़े। लोन स्टेज मूवमेंट और कोलैटरल का कैसे रिवैल्यूएशन का क्या रूल लाया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आया कि स्टेज 3 में अगर कोई अकाउंट चला गया तो क्या स्टेज 3 से वापस ऊपर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, है ना। बिल्कुल आ सकते हैं। पहले सारा ओवरड्यूज क्लियर होगा, एनपीए स्टेटस खत्म होगा। उसका स्टेप्स है कि पहले सारा ओवरड्यू क्लियर होगा, उसका एनपीए का स्टेटस खत्म होगा, है ना। एनपीए स्टेटस खत्म हो गया तो आप उसको अपग्रेड कर ही सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, उस लोन को स्टेज 2 में लाया जाएगा और कम से कम 6 महीने वहाँ ऑब्जर्व होगा, 6 मंथ्स वहाँ पे प्रोबेशन में रखा जाएगा उसको। और अगर उस पीरियड में कोई दिक्कत नहीं आती है तो उसको हम स्टेज 1 में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। सिमिलरली रिस्ट्रक्चर्ड अगर कोई लोन है तो रिस्ट्रक्चर्ड लोन के केस में मॉनिटरिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद अगर सब ठीक है तो स्टेज 1 डायरेक्टली जा सकते हैं। लेकिन कंडीशन है उसके अंदर कि अगर किसी बोरोवर का एक लोन स्टेज 3 में है तो उस बोरोवर के सारे एक्सपोजर स्टेज 3 में ट्रीट करने होंगे। बोरोवर लेवल व्यू लगाना है यहाँ पे, है ना। कोलैटरल लेने से, कोलैटरल से स्टेज नहीं रुकता, स्टेज क्रेडिट रिस्क पे डिपेंड करता है ना। कोलैटरल सिर्फ एलजीडी को अफेक्ट करेगा, राइट। ओके, और बड़े एनपीए जो 5 करोड़ से ऊपर के एनपीए हैं उसमें आरबीआई ने कोलैटरल का रूल ये लगाया है कि कोलैटरल आपका जो है रिवैल्यूएशन जो कोलैटरल का है, जो लार्ज है उसका रिवैल्यूएशन जो है वो बेसिकली हर 2 साल में दोबारा कराना पड़ेगा आपको 5 करोड़ प्लस पर एक्सपोजर्स के लिए, ताकि रिकवरी एजम्पशंस जो है वो रियलिस्टिक रहे। बेसिकली इसका पर्पस यही है, राइट। अब आती है बात की इनकम रिकॉग्निशन कैसे होगा, है ना। तो सारा का सारा इंटरेस्ट का खेल है, हम सब बैंक कमाने के लिए बैठे हैं, है ना। तो इंटरेस्ट रिकॉग्निशन कैसे कीजिएगा, इंटरेस्ट स्टेज 1 से 3 में, स्टेज 3 इंटरेस्ट कैसे रिकॉग्नाइज होगा, स्टेज 2 में इंटरेस्ट कैसे रिकॉग्नाइज होगा। तो आरबीआई बोल रहा है कि आरबीआई कहता है कि स्टेज 1 एंड 2 लोन्स के लिए इंटरेस्ट EIR से ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, राइट। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, मतलब नॉर्मल एक्रूअल है जैसे अभी होता है, ठीक है। स्टेज 3 बैड लोन्स के लिए क्या है, इंटरेस्ट एमोटाइज कॉस्ट पे लगेगा, मतलब जो प्रोविजन के बाद बचता है ना। मतलब और जो इंटरेस्ट एक्रू हो रहे हैं उसको प्रॉफिट के अंदर इनकम नहीं दिखा सकते आप, उसको एडिशनल ईसीएल प्रोविजन के थ्रू पीएनएल से माइनस करना, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो एनपीए पे पेपर वाला इनकम शो मत करो, सिंपल कैश आएगा तो ही प्रॉफिट आएगा, राइट। तो ये अभी भी प्रैक्टिस में है एज इंटरेस्ट इन सस्पेंस, लेकिन अब ईसीएल फ्रेमवर्क में फॉर्मली इम्बेड हो रहा है इसको। जब अकाउंट वापस स्टेज 2 1 में आता है तब वापस नॉर्मल इनकम रिकॉग्निशन होगा, राइट। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। आई थिंक आप लोग को एक ब्रॉड लेवल व्यू मिल रहा होगा सर्कुलर्स का, आरबीआई का सर्कुलर आरबीआई क्या कहना चाहता है, कहाँ कहाँ पे चेंजेस है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मॉडल रिस्क मैनेजमेंट। मॉडल रिस्क मैनेजमेंट क्या है। अब ईसीएल का मॉडल, ईसीएल में करीब आप देखोगे इसे कैलकुलेट करने में इतना आसान नहीं है। ईसीएल में एटलीस्ट 27-28 तरह के मॉडल यूज होंगे, अलग अलग पोर्टफोलियो, अलग अलग कैटेगरी ऑफ लोन्स, अलग अलग कंपोनेंट्स आपको मॉडल करने हैं, अलग अलग सिनेरियोज में करने हैं। तो इट्स टोटली एक ह्यूज आपको मॉडल्स की रिक्वायरमेंट होगी, और इसके लिए मॉडल रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। पीडी की मॉडल, एलजीडी की मॉडल, सीएडी की मॉडल, सारे मॉडल आएंगे, तो जहां मॉडल है वहां मॉडल रिस्क भी आएगा, है ना। तो आरबीआई क्या बोल रहा है कि इसको आप ऐसे डिफाइन करो कि आप 3 लाइन ऑफ डिफेंस का फ्रेमवर्क यूज करते हैं।
आरबीआई बेसिकली 3 लाइन ऑफ डिफेंस का फ्रेमवर्क यूज करना चाह रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि आप फ्रंट लाइन टीम्स बनाओ जो मॉडल के ऑनर होंगे, जो मॉडल डेवलप करेंगे, जो एजम्पशंस प्रपोज करेंगे, जो डे टू डे यूज करेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका अप्रूवल, ये सारी चीजें बना के देंगे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहेगी कि मॉडल थ्योरेटिकली साउंड हो, डॉक्यूमेंटेड हो और मॉनिटर, राइट। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बोलता है कि इंडिपेंडेंट वैलिडेशन का करना पड़ेगा, मतलब अलग टीम होगी जो मॉडल को चैलेंज करेगी, टेस्ट करेगी, बैक टेस्टिंग करेगी, प्रेडिक्टेड वर्सेस एक्चुअल कंपेयर करेगी, लिमिटेशंस हाईलाइट करेगी, है ना। तो ये सारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का है, सॉरी इधर। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आपका सीनियर मैनेजमेंट करेगा, इंटरनल ऑडिट, बोर्ड ओवरसाइट। उसमें क्या है कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर सही काम कर रही है कि नहीं, पॉलिसीज फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें वेरीफाई होगी, राइट। तो कहने का मतलब इजी वे में अगर बोला जाए तो मॉडल बना के छोड़ना नहीं है, उसको समझना है, चैलेंज करना है, कंटिन्यूसली टेस्ट करना है, राइट, ताकि कल को कोई मॉडल गलती से लॉस अंडर एस्टिमेट ना कर दे और बैंक शॉक में ना आ जाए। तो इसीलिए मॉडल रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए, ऑल द स्टेक होल्डर्स के लिए, कि बैंक प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करे। इसलिए आरबीआई ने भी सर्कुलर में काफी हाईलाइट किया इस बात को कि आप सब कुछ मॉडल ड्राइव कर रहे हो, जब सब कुछ मॉडल ड्राइव हो रहा है तो ट्रांसपेरेंसी भी उतनी ही जरूरी होती है। आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा कि क्या आप यूज कर रहे हो, है ना। बिल्कुल आपको लोन बुक की हेल्थ बिल्कुल क्लियरली दिखानी होगी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, है ना। तो डिस्क्लोजर्स में क्या क्या आएगा, कितना एक्सपोजर आपका स्टेज 1 में है, कितना एक्सपोजर आपका स्टेज 2 में है, कितना स्टेज 3 में है, कितना पीओसीआई में है ना। तो पीओसीआई को हालांकि अलग स्टेज नहीं माना है यहाँ पे सर्कुलर में, पर आईएफएस 9 के गाइडलाइन अकॉर्डिंग वो अलग स्टेज में है, पीओसीआई अलग कैटेगरी है ना। तो हर स्टेज का लॉस अलाउंस प्रोविजंस कितना है, ठीक है। फिर आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था, नया प्रोविजन कितना किया, फिर राइट ऑफ कितना किया, रिकवरी कितनी हुई, क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो एक रिकंसिलेशन पूरा टेबल बनेगा आपको उसमें। और आपको क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी, जैसे कि एसएससीआर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आप, है ना, वो सारी चीजें, सिनेरियोज कैसे चूज होते हैं, ये सारी चीजें आपको डिस्क्लोजर्स में देनी पड़ेगी। बहुत काम है, बहुत काम है। फिर एनेक्सर 4 एक है, उसमें आरबीआई ने ये भी बताया कि उसमें रेडीमेड टेबल्स दिए गए हैं, सब बैंक्स को सिमिलर फॉर्मेट यूज करना होगा ताकि कंपैरिजन इजी हो सके ना, रेगुलेटर को कैसे समझ में आएगा। तो रेगुलेटरी रिपोर्टिंग भी आरबीआई को जाएगा, तो आरबीआई सिस्टम लेवल व्यू से देख सकता है कि कौन सा बैंक कितना कंजर्वेटिव है, कितना एग्रेसिव है ना। साथ में एनेक्सर 5 दिया गया, एनेक्सर 5 में आरबीआई लिख रहा है कि कौन सा पुराने सर्कुलर सब रिपीट होंगे, हो जाएंगे या रिपील हो जाएंगे, सॉरी, यानी अब अलग अलग स्कैटर्ड सर्कुलर्स की जगह एक कंसोलिडेटेड मॉडर्न रूल बुक होगी, है ना। सो बेसिकली ब्रॉडर पब्लिक के लिए क्या है मतलब है इसका, कि अब सिर्फ एनपीए परसेंटेज नहीं देखना है, बल्कि स्टेज 2 रिस्क भी नजर आएगा आपको, बैंक कितना जनरली प्रोविजनिंग कर रहा है, वो ट्रांसपेरेंसी आपकी इंप्रूव होगी, है ना। सो ये काफी इसका चेंजेस है, जैसे मैंने डिस्कस किया एनेक्सर 1 में, एनेक्सर 2 में, एनेक्सर 3 में, एनेक्सर 4, एनेक्सर 5 में आरबीआई ने ये सारी चीजें दी गई है। एनेक्सर 1 जैसा कि एसआईसीआर आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जांपल या इंडिकेटर्स इसमें दिए गए हैं सर्कुलर के अंदर। एनेक्सर 2 में छोटे ट्रेड या लीज रिसीवेबल्स के लिए सिंप्लीफाइड अप्रोच की बात की आरबीआई ने, इसमें एजिंग मैट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं। स्टेज 3 में सीसीएफ क्या यूज करना है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स जैसे गारंटीज होते हैं ना, गारंटीज, क्रेडिट लाइंस का ईसीएल में कन्वर्ट कैसे करना है ना। फिर डिटेल डिस्क्लोजर फॉर्मेट्स है आपका, टेबल रिकंसिलेशन फॉर्मेट, स्टेज वाइज इन्फो, है ना। तो ये सारी चीजें एनेक्सर 4 में दी गई है, और एनेक्सर 5 में फाइनली पुराने आईरैक रिलेटेड सर्कुलर्स की लिस्ट दी गई है, प्लेस की गई है। तो ये सब मिलाकर इंश्योर करता है कि इंप्लीमेंटेशन कंसिस्टेंट हो और सब बैंक्स सेम लैंग्वेज जो है यूज करें अक्रॉस द बोर्ड, राइट। सो आई थिंक एक आपको ब्रॉडर व्यू मिला होगा सर्कुलर के अंदर क्या आरबीआई प्रपोज कर रहा है और क्या चेंजेस हैं। सो अब एक पूरा पिक्चर हम एक बार अगर दोबारा 2 मिनट में रैप अप करना चाहें, तो ताकि वीडियो भी शॉर्ट रहे और आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अब आरबीआई इनकर्ड लॉस से एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क पे शिफ्ट कर रहा है, पहली बात। सेकंड पॉइंट इज कि आपका लोन को 3 स्टेज में डिवाइड करेगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और हर स्टेज पे अलग अलग प्रोविजन इंटेंसिटी होगी, है ना। पीडी, एलजीडी, एडी जैसे कॉन्सेप्ट और बन जाएंगे, डाटा मॉडलिंग, सिनेरियोज सबकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। मिनिमम पीडी, स्टैंडर्ड एलजीडी वैल्यूज और प्रोविजन फ्लोस आपको इंश्योर करते रहना है कि बैंक का मॉडल, बैंक जो है मॉडल के नाम पे प्रोविजनिंग डेंजरसली जो है कम ना कर दें, है ना। तो ये सारी चीजें आपको इंश्योर करती रहनी है। एनपीए का रूल्स जो है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, स्ट्रिक्ट ही रहेंगे, 90 डेज वाला कॉन्सेप्ट। इंटरेस्ट इनकम एनपीए से पेपर पे नहीं दिखाया जा सकता, प्रैक्टिकली सस्पेंस में चला जाएगा, है ना। तो इंटरेस्ट इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करना है इसके बारे में आरबीआई ने क्लैरिटी दी है। बैंक्स को अपने मॉडल मैनेज, वैलिडेट और गवर्न करने होंगे, मॉडल रिस्क मैनेजमेंट का फुल फ्रेमवर्क लगेगा, आपको बनाना होगा, ठीक है। एंड लास्टली डिस्क्लोजर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएंगे डिस्क्लोजर्स। स्टेज 2 रिस्क भी सबको क्लियरली दिखने लगेगा इन्वेस्टर्स को कि आपका स्टेज 2 रिस्क क्या है ना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी इससे। और फाइनली ट्रांजिशंस के लिए टाइम भी दिया आरबीआई ने, 1 अप्रैल 2027 से शुरू होगा। कैपिटल इंपैक्ट को स्मूथ करने के लिए भी टेम्पररी रिलीफ दी गई है ना। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म में इसका क्या मतलब है कि बैंक ज़्यादा प्रोएक्टिव बनेंगे और लॉसेस पहले से एंटिसिपेट करेंगे बैंक, और प्रोविजंस जल्दी आएंगे, सिस्टम ज़्यादा रेजिलिएंट हो जाएगा, है ना।
तो एक वाइडर पब्लिक के एंगल से अगर इसको देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि प्रॉफिट थोड़ा कंजर्वेटिव दिखेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में बैंकिंग सिस्टम और ज़्यादा सेफर होगी और हमारी डिपॉजिट्स के लिए भी ये पॉजिटिव है ना। और याद रखिए ये भी ड्राफ्ट और कमेंट्स है, बैंक और एक्सपर्ट फीडबैक देंगे, शायद कुछ नंबर्स ट्वीक होंगे इसमें, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। एक्सपेक्टेड लॉस प्रोविजनिंग इंडिया में आ रही है ना। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कमेंट दीजिए कि आपका क्या व्यू है ईसीएल ट्रांजिशन पे, और क्या आप चाहोगे कि मैं अलग से वीडियो बनाऊँ सिर्फ छोटे-छोटे इन टॉपिक्स पर, तो वो भी लिखिएगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप मैनेजिंग रिस्क वाइज़ली, राइट? ओके, थैंक यू वेरी मच। इस सूत्र को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।